हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम सनी कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट। जो मैंने पहला पार्ट किया था हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है और दूसरा क्लासेस आज का ही है। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का कौन सा मेथड है। मतलब हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें दो मेथड बताया था। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो दो ही मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला सेक्सुअल मेथड बताया था, दूसरा सेक्सुअल मेथड बताया था। पिछले क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था इस सेक्सुअल मेथड्स में क्या हो सकता है और एसेक्सुअल मेथड्स में क्या क्या हो सकता है और कौन कौन कितने तरीके से सेक्सुअल मेथड होते हैं। और आगे क्लास को बढ़ाते हुए आज का क्लास हम ये करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने एक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम है जो कि एक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बेस्ड नोट्स है ये। और आप लोगों के बोर्ड की एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है। याद रखिएगा कि ये हमारा जो नोट्स है ये मेनली बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, पूरी तरीके से मैं कवर करूंगा आज के क्लासेस में और आने वाले क्लासेस में। और ये भी साथ ही साथ मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा कि कौन से सब्जेक्ट या कौन से चैप्टर से आपका मार्क्स स्कोर किया जाएगा। देखिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब तरह का इंफॉर्मेशन ले ले। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस या फिर हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में भी बहुत सारे और भी अनदर टॉपिक्स हैं जो कि मुझे वो डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड में सबसे मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से हम कवर कर लें, ठीक है। तो आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो दो मेथड से करते हैं, या तो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल मेथड पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। एसेक्सुअल मींस ए का मतलब होता है कोई सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। अगर कोई सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करता है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। द प्रोडक्शंस ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शंस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, मतलब क्या है ना कि कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म या फिर नया यंग वंस या फिर नया प्रोजनी ये कह सकते हैं, इन सब का जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन करके हम नया जो ऑफस्प्रिंग वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ना कि दो अलग अलग पेरेंट का। मतलब ऐसा नहीं है कि मदर भी मिले और मेल भी मिले, हाँ, और मदर और फादर दोनों मिल करके एक नया बेबी को फॉर्मेशन करे। ऐसा इसमें कोई इस मेथड में ऐसा कोई सिस्टम्स नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है क्या, प्रोडक्शंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शंस होगा, वो भी एक सिंगल पेरेंट से होना चाहिए। याद रखिएगा, किन से होता है, ये सिंगल पेरेंट से ही होता है। अब सिंगल पेरेंट से होता है मतलब क्या कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल या फिर गैमेट। मतलब क्या कि इसमें सेक्स सेल या फिर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये सेक्स सेल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या कि सेक्स सेल का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्स सेल का है या फिर गैमेट का है या रिप्रोडक्टिव सेल का है, तीनों इक्वल बात है। याद रखिएगा, सेक्स सेल का है, गैमेट का है या रिप्रोडक्टिव सेल, ये तीनों एक ही बात होता है। याद रखिएगा, एसेक्सुअल मेथड में इन सब का जरूरत नहीं होता है। सेक्स सेल का जरूरत नहीं होता है, ना ही गैमेट्स का, ना ही रिप्रोडक्टिव सेल्स का, इन सब का जरूरत नहीं होता है। बिना इन सब का जरूरत ही और नया ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्शन कर लेते हैं एसेक्सुअल मेथड में। अब ये सेक्स सेल क्या होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब होता है वैसा सेल जो नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। जैसे सेल का मतलब थोड़ा समझते हैं, थोड़ा डीप जा रहे हैं। सेल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, हम लोगों का पूरा बॉडी जो है एक सेल से बना हुआ है। मतलब मेनी टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, हर एक तरह का। हमारा नेल ये भी सेल से बना हुआ, हेयर हमारा सेल से बना, हमारा स्किन हर एक चीज से, मतलब हर एक चीज हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो सेल से बना हुआ है। तो क्या हम लोग के सारे बॉडी पार्ट को जो सेल है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं कि हम अपना नेल का एक टुकड़ा दे दें कोई फीमेल को और बोलेंगे जाओ आप अपने प्रोजनी बनाओ या यंग वंस बनाओ।
वो नहीं बना पाएगी। इसका मतलब ये होता है ना कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं कुछ स्पेशल टाइप का सेल होते हैं जो नया ऑर्गेनिज्म को बना सके। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं कि रिप्रोडक्टिव सेल्स किसको कहते हैं, वैसा कुछ स्पेशल टाइप का सेल जो सिर्फ और सिर्फ नया ऑर्गेनिज्म को ही बना सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा नेल वाला सेल है या फिर हमारा स्किन वाला सेल है नया प्रोजनी को या नया यंग वंस को प्रोड्यूस कर सके, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल ही ऐसा सेल होता है जो नया ऑर्गेनिज्म को या फिर नया प्रोजनी या फिर यंग वंस को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल देखिए 2 टाइप्स का होता है, याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स का सेल होता है। एक होता है फीमेल सेल, दूसरा होता है मेल गैमेट्स, ठीक है ना। एक फीमेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट। पहले भी मैंने बताया था सेक्स सेल का है, गैमेट का है, रिप्रोडक्टिव सेल का है, इक्वल बात है। अब ये जो फीमेल गैमेट होता है ये क्या होता है, देखिए कोई भी यंग वंस का बनना कैसे बनता है, यंग वंस कैसे बनते हैं, एक कोई मदर आती है, कोई फीमेल आते हैं, दोनों कॉपुलेशंस करते हैं या मैटिंग करते हैं, उसके बाद एक नया यंग वंस प्रोड्यूस होता है या नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है या नया बेबी प्रोड्यूस होता है। तो जो फीमेल से ऐसा क्या चीज है जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करता है, तो एक ओवा होता है या फिर एग सेल कहते हैं उसको, वो बनता है, ठीक है। और एक होता है स्पर्म, एक स्पर्म, ठीक है। एक ओवा और एक मेल से क्या निकलता है, एक स्पर्म। ये दोनों आपस में मैटिंग करते हैं और एक नया तरह का सेल बनाना स्टार्ट हो जाता है, गैमेट बनाना या ज़ायगोट बनना स्टार्ट हो जाता है। ये तो प्रोसेस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब सेक्स नया ऑर्गेनिज्म बनाने का। लेकिन ये सारा जो सिस्टम्स देख रहे हैं ना, ये वाला जो सारा सिस्टम्स देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम्स आपका एसेक्सुअल मेथड में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सारा सिस्टम्स इसमें होता ही नहीं है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्स सेल से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, तो आखिर बनता है क्या चीज से, नया ऑर्गेनिज्म तो बनाना है ना, बट सेक्स सेल का जरूरत भी नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो बनता कैसे है नया ऑर्गेनिज्म, देखिए कैसे बनता है। A part of the parent's organism, कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी एक पेरेंट्स का उसका कोई एक पार्ट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। एग्जांपल पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं हूँ अभी, ठीक है, तो मेरे एक हिस्सा मतलब मेरा एक हैंड है ना, वो कट गया, ठीक है। अब वो हैंड कट जाने के बाद फिर वहां से उसी हैंड से फिर नया पूरा बॉडी बन गया, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, सेपरेट्स ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो नया ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब समझ में आया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो पेरेंट सेल होते हैं ना, जैसे ये कोई पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल्स टूट जाएंगे, ठीक है। ये टूट जाने के बाद अब ये जो टूट गए अलग अलग पार्ट हो गया ना, अब इससे वो नया ऑर्गेनिज्म वापस बन जाएगा, इससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म वो वापस बन जाएगा। इस मेथड को ही हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये समझ में आ गया। अब मैंने जो एग्जांपल दिया कि मेरा हैंड कट गया, ऐसा नहीं होता, ये हम लोगों में ये ऐसा चीज नहीं होता। मैं एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इस तरीका से होता है। अब किस में होता है, देखिए होता है इनमें, ये अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ठीक है ना, और भी राइजोपस वगैरह हो गया। ये सब ऐसा, ये सब ऑर्गेनिज्म है, कोई इंजीनियरिंग वाला नहीं है। ये सब ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या होता है कि प्लांट्स जैसे प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या करते हैं ना कि एक पेरेंट सेल बन जाएंगे, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। उसके बाद उसका पार्ट टूट जाएगा और टूट जाने के बाद उसी से नया कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड समझ लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड हो जाने के बाद याद रखिएगा, यहाँ पे सेक्स सेल्स या फिर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। इसमें इन लोगों का, इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बिना ये सब चीज यूज किए ही ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन एक पेरेंट्स था ना, एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म था, एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। मतलब किससे, कैसे हो गया, वो सेपरेट हुआ, उसके बाद वो ग्रो होने लगा, ठीक है। इससे वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया।
अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं क्या कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ देते हैं। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशंस बताइए और कुछ एग्जांपल्स बताइए, ऐसा सब इस तरीके से बोर्ड में भी एग्जाम्स में आया गया। जैसे कुछ पॉइंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, हाँ, इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वन पेरेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। दूसरा बात क्या है, देयर इज नो फॉर्मेशंस एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट। याद रखिएगा इसमें देयर इज नो फॉर्मेशंस, इसमें कोई भी फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। देखिए ये गैमेट का ना ही फॉर्मेशन होगा और ना ही फ्यूजन होगा। पहले गैमेट तो समझ गए ना, ये हो गया ना गैमेट, गैमेट पढ़ लिया तुमने, इसको गैमेट कहते हैं, ये फीमेल गैमेट ये मेल गैमेट। तो अगर दो गैमेट, ये भी गैमेट है ये भी गैमेट है, ये दोनों गैमेट अगर एक दूसरे से ये कंबाइन करता है, मिक्स हो जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें फ्यूजन हुआ क्या, ये तो प्रोसेस ही नहीं हुआ तो फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, और गैमेट का जब फ्यूजन्स नहीं होगा तो कुछ बनेगा क्या, जब फ्यूज ही नहीं होगा तो फॉर्मेशन ही नहीं होगा इससे इस वजह से यहाँ पे पॉइंट है देयर इज अ नो फॉर्मेशंस, इसमें कोई फॉर्मेशंस भी नहीं होगा और नहीं इसमें कोई फ्यूजन्स होगा गैमेट का। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है द यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। देखिए टू ईच अदर एज वेल एज, इसमें क्या होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट से कोई नया ऑर्गेनिज्म बनना। सपोज ये कोई एक फीमेल है, ठीक है, उस फीमेल से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, मतलब नया बेबी या नया यंग वंस बनेगा, तो वो किसके जैसा पॉसिबल हो सकता है कि उसका जो कैरेक्टर है या फिर वो देखने जो देखेंगे उनको ना, तो फिजिकली जो देखेंगे वो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए अगर एक पेरेंट से बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के जैसा ही बनेगा, मतलब उसके जैसा ही बिल्कुल मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के जैसा कोई मिल सकता है, क्योंकि उसमें कोई मिक्स करने के लिए कोई आया ही नहीं। ठीक है ना, याद रखिए द यंग वंस इज फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है ना कि अगर कोई एक पेरेंट्स है, सपोज ये कोई एक पेरेंट्स है, ये कोई अमीबा हो गया, ठीक है ना, ये अमीबा हो गया, ये क्या करता है टूट करके दो अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये दोनों अलग पार्ट में जो कन्वर्ट होगा ये अमीबा, तो ये बिल्कुल इसी के जैसा ही सेम मिलेगा, एकदम टू कॉपी बिल्कुल इसके जैसा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें और कोई और भी दूसरी चीजों का मिक्सचर नहीं था। तो इनसे ये बना बिल्कुल टू कॉपी मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको इसमें लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ये बिल्कुल मतलब अक्सर कहते हैं क्या कि पूरा का पूरा बिल्कुल आइडेंटिकल ही होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल, जो कि पेरेंट सेल थे ना उनके जैसा ही टू कॉपी ये मिलेगा। एसेक्सुअल का खास बात यही होता है क्या कि वो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनेंगे ना उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स जैसा ही मिलेगा उसके ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन समझते हैं, इट इज ए फास्टर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब देखिए ये पॉइंट क्या बताता है, एसेक्सुअल मेथड में ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट मेथड होता है। फास्ट मेथड का मतलब एक नया पेरेंट्स है, एक पेरेंट सिंगल पेरेंट से नया बेबी का जब जन्म होता है या फिर नया यंग वंस का जन्म होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा और उसमें कोई अनदर पेरेंट्स का भी तो रिक्वायरमेंट नहीं ना रहा। अगर कोई अनदर पेरेंट्स आता है, मेटिंग करता है और नया यंग वंस बनता है, तो इसमें काफी सारा प्रोसेस हो जाता है और काफी टाइम लगता है। वो दोनों आएंगे, दोनों गैमेट्स आएगा, फिर मिक्स होगा, फिर फ्यूज होगा, फिर नया सेल बनेगा, फिर वो नया सेल फिर ग्रो करेगा, तो टाइम लग रहा है ना। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, एक ही सेल था, मतलब एक ही पेरेंट्स और एक ही पेरेंट से खूब सारा बनेगा, तो इस वजह से ये क्या होता है, बहुत फास्ट मेथड होता है, बहुत स्पीड से बनता है। खास करके फेवरेबल कंडीशन जब भी मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा ही और भी ज्यादा ये बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल। ये पहला क्या कि ये यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब समझते हैं, कई बार एग्जाम्स में नहीं लेकिन कई बार कई टीचर्स पूछ देते हैं क्या कि ये यूनिसेलुलर क्या होता है या मल्टी सेलुलर क्या होता है।
यूनिसेलुलर का मतलब समझिए, ये होता है यूनी का मतलब होता है सिंगल, एक तरह का, ठीक है। सेलुलर मतलब खूब तरह का सेल है, लेकिन एक ही तरह का सेल अगर मिल करके कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। वापस समझाते हैं, देखिए कोई एक अमीबा का एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये कोई अमीबा वगैरह हो गया। अब ये क्या होता है ना, एक यूनिसेलुलर एग्जांपल्स में आपको पता होगा, ये अमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। ये यूनिसेलुलर क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो सेल है ना, वो सिर्फ एक ही तरह का सेल से मिल करके बना हुआ है। ये जो जितना भी सेल्स मिल के बना हुआ है ना, सपोज डेट मैं बता दे रहा हूँ, ये अगर ए टाइप का कोई सेल है, कौन सा टाइप का सेल है, इस पे ए टाइप का सेल है, तो इसमें सारा जितना भी जो सेल बनेंगे वो सारा एक ही टाइप का सेल मिलेगा। एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कोई भी एक सेल है, कोई एक अमीबा है, ये अमीबा जो होता है वो सेल से बना हुआ होता है। अब उसमें खूब तरह का सेल्स तो है ना, तो खूब तरह का जो सेल्स होंगे ना वो सिर्फ एक ही तरह का सेल्स होंगे। देखिए यूनिसेलुलर से पहले एक मल्टीसेलुलर का एग्जांपल हम बता देते हैं। मल्टीसेलुलर क्या होता है? मल्टीसेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, सेलुलर का मतलब सेल्स है, बहुत तरह तरह का सेल्स, याद रखिएगा, बहुत टाइप ऑफ सेल्स मिल करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। हम लोग जो एग्जांपल्स है मल्टीसेलुलर का एग्जांपल्स है, मतलब क्या ना, हम लोग सेल से बने हुए हैं, क्या हम लोग एक ही तरह का सेल से बने हुए हैं? नहीं, हम लोग बहुत अलग अलग तरह तरह का सेल से बने हुए हैं। जैसे में देखिए, हमारा नेल जो है ये भी सेल से बना हुआ है, हमारा स्किन जो है ये भी सेल से बना हुआ। क्या हमारा नेल वाला जो सेल और हमारा स्किन वाला सेल बिल्कुल सेम है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। देखिए ये थोड़ा सा टफ होता है, हल्का हार्ड होता है, और ये थोड़ा सा स्किन जो होता है बहुत बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। हाँ, और हम और थोड़ा सा अलग देख रहे, हमारा हेयर का जो सेल है वो अलग होता है। मतलब अलग अलग तरह तरह का सेल है ना, और अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन भी करता है। क्या हमारा जो लीवर बना हुआ है वो भी एक सेल से बना हुआ, हमारा जो किडनी बना है वो भी सेल से बना, तो हमारा लीवर और हमारा किडनी दोनों एक ही तरह का सेल से बना हुआ है? नहीं, ये दोनों अलग अलग सेल से बना हुआ है, और अलग अलग सेल से बना हुआ है, इसी वजह से अलग अलग फंक्शंस भी कर रहा है, क्योंकि हर एक सेल एक अपना अलग फंक्शंस करता है। अगर लीवर वाला सेल, मान के चलिए कोई एक लीवर है, उसमें जो भी सेल्स बना हुआ है तो उसका फंक्शंस क्या है, लीवर का जो भी फंक्शंस है वो, अगर किडनी में भी वही सेल रहेगा ना तो वो लीवर वाला फंक्शन किडनी भी कर लेगा। इस वजह से लीवर का सेल अलग होता है तो किडनी का सेल अलग होता है, और अलग अलग होने के वजह से ही अलग अलग फंक्शन करते हैं। लीवर अलग फंक्शन करते हैं, किडनी अलग, लंग्स अलग, पेनक्रियाज अलग, सब अलग अलग फंक्शंस करते हैं, क्योंकि सब अलग अलग तरह तरह का सेल से मिलकर बना हुआ है। तो अब एक टाइप का तो सेल नहीं है हम लोगों की बॉडी में, बहुत तरह का सेल मिल गया है ना, इसी वजह से हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। हम लोगों के पास एक सेल नहीं है, बहुत तरह तरह का सेल है, इस वजह से हम लोगों को मल्टी सेलुलर कहा जाता है। समझ में आया? लेकिन यूनिसेलुलर ऐसा नहीं होता। यूनिसेलुलर पूरे बॉडी जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सेल से बना हुआ रहता है। अलग अलग तरह तरह का सेल है, सेल बहुत सारा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वन टाइप ऑफ सेल ही प्रेजेंट होगा, उसमें बी टाइप या सी टाइप का सेल नहीं होता। जैसे हम लोगों में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोगों का हार्ट ए टाइप का सेल है, हाँ, जो लंग्स है वो बी टाइप का सेल है, किडनी जो है वो सी टाइप का सेल है, अलग अलग तरह तरह का सेल से बना हुआ, लेकिन इंडियन बॉडी में सब एक ही तरह का सेल से बना हुआ रहेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एग्जिबिट करता है क्या, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही करता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कितने मोड हैं, कितने टाइप्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो हम लोग ने अभी स्टडी किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो टाइप है, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, 6 ऐसा मेथड है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो सकता है। अब ये 6 मेथड कौन कौन सा होता है? 6 मेथड में से फर्स्ट मेथड का नेम है फ्यूजन मेथड।
ठीक है, मैंने 6 मेथड पिछले क्लास में ही मैंने लिख दिया था, और 6 मेथड के बारे में आपने पिछले क्लास में जो मैंने लिखा था उसे आप लोग देख ले वापस, ठीक है। तो अब फिजन मेथड क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है, पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है, वो 6 मेथड में से ही कोई ना कोई एक मेथड यूज करके नया ऑफस्प्रिंग को वो या नया यंग वंस को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसके बारे में अब देखते हैं कि फिजन मेथड क्या होता है। फिजन मेथड क्या होता है, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब मैनी क्या बोल रहे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब जो होता है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ये सारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्प्लिट करता है। स्प्लिट करता है का मतलब कोई एक ही मान के चलिए इस तरीके से कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया आगे चल करके क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये ऐसे ऐसा करके ऐसे करके स्प्लिट हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी इसी को कहते हैं स्प्लिट हो जाना या फिर ब्रेक हो जाना। तो ये हो गया क्या, स्प्लिट into two identical helps। ये 2 identical helps का मतलब समझिएगा, इसमें इसका मतलब होता है पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ये एक बैक्टीरिया था, ये एक बैक्टीरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग पार्ट्स यूज क्यों नहीं किए सर, ये नया टर्म्स आ गया हेल्प्स वगैरह। देखिए बायो में ऐसा होता है ना कि आप इंग्लिश तो यूज करते ही हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल टर्म भी आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर इंग्लिश ही क्यों नहीं, इसमें पूरी तरीके से दिस दैट वगैरह ही यूज कर लें, ठीक है। तो बायो में आप अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ इज्जत करना पड़ता है बायो का भी, उसका भी कुछ टर्म्स है। वो अगर टर्म्स हम लोग किसी के सामने कहते हैं तो लगता है कि हाँ इस बंदे में दम है, ये बंदा एक कुछ टेक्निकल टर्म्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर इसको कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ नया चीज पता होगा। इस वजह से कुछ कुछ तो हमको लिखना होगा या बताना होगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब टू आइडेंटिकल हेल्प समझ में आया। अब ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स, अब ये सेल डिविजन्स के समय क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं या जितना भी ऑर्गेनिज्म में उसके बॉडी में जो सेल्स होता है ना, वो सेल्स हमेशा डिविजन्स करता रहता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि हम लोगों के बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, वो कितने दिनों के बाद नया आरबीसी में कन्वर्ट होता है। मतलब हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी जगह पे फिर दूसरा आरबीसी प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो कितने दिनों में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, कितने दिनों में बनता है आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ये दोनों के बारे में आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। और 2 आइडेंटिकल हेल्प्स, 2 आइडेंटिकल हेल्प्स मतलब इक्वल, इसी के जैसा ही नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सेल डिविजन। और इसके वजह से लीडिंग टू क्रिएशंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसकी वजह से क्या होता है कि नया ऑर्गेनिज्म बन गया, नहीं है नया ऑर्गेनिज्म का बनना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन, ठीक है। देखिए फिजन्स का मतलब होता है, इंग्लिश टर्म्स में हम बता रहे हैं, फिजन्स का मतलब होता है टूट जाना या 2 अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाना। क्या होता है, फिजन्स का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाना या टूट जाना, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मेथड था फिजन, जो कि एक सिंगल ये ऑर्गेनिज्म है, ये 2 पार्ट्स में है, वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, उसी को कहते हैं हम लोग फिजन्स मेथड। एग्जांपल्स में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमेनिया हो गया, और कई तरह का बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि एसेक्सुअल फिजन मेथड तरीका से नया ऑफस्प्रिंग, नया यंग वंस को वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लिए। अब देखिए ये जो फिजन मेथड है ना, ये फिजन मेथड भी 2 तरह का मेथड होता है। ये मेथड जो मतलब ये जो टूट रहा है, 2 इक्वल पार्ट में टूट गया, ये जो टूट रहा है ना, ये भी 2 तरीके से टूटता है, ठीक है। ये जो 2 इक्वल पार्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी 2 अलग अलग तरीका से टूटता है। ऐसे नहीं कि सिंपली एक ऑर्गेनिज्म और 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। ये भी 2 अलग अलग पार्ट्स में जो कन्वर्ट होता है, ये भी 2 तरीका से अलग पार्ट में कन्वर्ट होता है। अब ये 2 तरीका से कौन कौन सा होता है, पहला होता है फिजन बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन्स, ठीक है। अब पहले समझते हैं ये बाइनरी फिजन्स क्या होता है।
बाइनरी फिजन्स का मतलब होता है, बाइनरी फिजन्स इज एन एसेक्सुअल मेथड इन विच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, क्या होता है ये, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स मतलब डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये देखिए क्या होता है बाइनरी फिजन्स में, बाइनरी फिजन्स एक एसेक्सुअल मेथड होता है जो कि पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, जो ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है और वो टू न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्या, बाइनरी फिजन्स में इंपॉर्टेंट है क्या, जो ऑर्गेनिज्म बनाएगा वो कितना बनाता है, तो ये 2 बनाता है, 2 ही बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा एक बार में। जैसे ये टूट करके 2 हो गया ना, आप ये भी बोल सकते हैं सर ठीक है इक्वल पार्ट में ना कन्वर्ट होगा, हम ये करेंगे क्या कि इक्वल पार्ट में ऐसा करके कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए अब देखिए ये इक्वल पार्ट्स में, एक ये दूसरा एंड ये तीसरा, ये 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये 3 पार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है बाइनरी फिजन्स में, बाइनरी फिजन्स में सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में ही कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाइनरी फिजन्स का मतलब क्या होता है, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, 3 नहीं बनता है, 4 नहीं बनता है, 2 ही बनता है, इसी को हम लोग बाइनरी फिजन्स कहते हैं। इसका एग्जांपल्स है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया, बैक्टीरिया। अब बोलेंगे सर ये यहाँ भी एग्जांपल है, ये यहाँ भी एग्जांपल्स है, अरे ये मेन है बाइनरी फिजन्स, ठीक है, और इस बाइनरी फिजन्स के अंदर में ये सारा है, ठीक है, ये बाइनरी फिजन्स और मल्टीपल फिजन्स। तो बाइनरी फिजन्स का एग्जांपल ये सारा एग्जांपल्स है। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कई बार आया है कि ये बाइनरी फिजन्स क्या होता है और उसका एग्जांपल्स क्या होगा वो बताइए। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे देता है क्या कि जो लेशमीनिया है क्या ये बाइनरी फिजन्स है, 4 ऑप्शन दे देंगे, बाइनरी फिजन्स है, मल्टीपल फिजन्स है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस है, ये कौन सा मेथड से ये है ना नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो लेशमीनिया है ये बाइनरी फिजन्स का एग्जांपल है और ये कौन सा मेथड यूज करता है, ये फिजन मेथड यूज करता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया बाइनरी फिजन्स। देखिए एक अमीबा का एग्जांपल दे देता है, ये देखिए अमीबा हो गया, ठीक है, ये अमीबा, ये एक नॉर्मल अमीबा, एक जो कि बिल्कुल पेरेंट्स टाइप का है, ये बिल्कुल ग्रो किया हुआ है, मस्त बिल्कुल बंदा खड़ा है यहाँ पे। अब ये क्या होता है आगे चल करके ये डिवाइड हो जाता है, अब क्या होता है ये जो अमीबा है, सबसे पहले अमीबा से हम क्या बताए थे कि जो अमीबा होता है वो भी एसेक्सुअल मेथड है, वो एग्जांपल है किसका, बाइनरी फिजन्स का है, 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट होना है, इसको भी नया ऑफस्प्रिंग बनाना है। तो ये ऑफस्प्रिंग कैसे बन रहा है इसके बारे में एक एग्जांपल को समझते हैं। पहला अमीबा क्या करता है कि ये पहले पूरा एकदम पेट भर के खाना पीना खा करके मस्त बिल्कुल लंबा चौड़ा बड़ा एकदम यंग बन जाता है, ठीक है। अब ये जब ग्रो कर लिया, अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया अपने आप को, बहुत अच्छा ग्रो कर लिया और बड़ा हो गया, उसके बाद फिर ये क्या करता है, अब डिविजन्स होना स्टार्ट होता है। डिविजन्स क्या होता है याद रखिएगा, सबसे पहले डिविजन जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। क्या होता है सबसे पहले ये न्यूक्लियस, देखिए पहले न्यूक्लियस इक्वल 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इनसे ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अमीबा और क्या होगा कि ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट में क्या डिविजन्स होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, याद रखिएगा क्या न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, लेकिन बॉडी अभी भी एक ही है। मतलब अमीबा में एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जिसमें से एक ही बॉडी के अंदर 2 न्यूक्लियस भी दिख जाता है, ठीक है। तो ये 2 न्यूक्लियस बन गया, उसके बाद 2 न्यूक्लियस बनने के बाद फिर अब पारी है किसका, ये है हमारी साइटोप्लाज्म का। अब ये साइटोप्लाज्म का देखिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है आप लोग 7-8 क्लास में स्टडी किए होंगे। तो साइटोप्लाज्म ये जो पॉइंट्स दिख रहा है, ये वाला जो बॉडी इसका है ना, जिसमें कई तरह का ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो टोटल जो साइटोप्लाज्म, इसको छोड़ करके ये जो साइटोप्लाज्म है इनका डिविजन होना स्टार्ट होगा। पहले क्या डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस हुआ, उसके बाद क्या डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, और साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद फाइनली ये 2 नया अलग अलग डाउटर सेल्स प्रोड्यूस हो गया, या फिर 2 डाउटर हम बोलेंगे क्या कि अमीबा का 2 डाउटर बन गया। यहाँ से एक फाइनल हमारा ये 2 डाउटर, 2 बेबी इसका बन गया। 2 ही बना है ना, या 3 बना है या 4 बना है, सिर्फ 2 बना है। तो 2 वाला क्या हम बताए थे, बाइनरी फिजन सिर्फ 2 ही करता है, तो ये 2 बन गए अमीबा का एग्जांपल। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ये बाइनरी फिजन्स के बारे में, है ना। इसी तरीके से अब हम लोग मल्टीपल फिजन्स के बारे में पढ़ेंगे।
बाइनरी फिजन्स पढ़ लिए थे, अब हम लोग मल्टीपल फिजन्स पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीपल फिजन्स क्या होता है देखेंगे। मल्टीपल फिजन्स इज एन एसेक्सुअल मेथड, ये भी एक एसेक्सुअल मेथड ही होता है, इन विच द पेरेंट, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ठीक है, द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स या फिर डिवाइड। देखिए बाइनरी फिजन्स के तरीके से ये भी स्प्लिट ही करेगा, क्योंकि फिजन्स का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट्स में या टू पार्ट्स में कन्वर्ट होना। तो ये भी ये स्प्लिट्स करेगा, लेकिन ये फॉर्म द मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, वो भी एक ही मतलब सेम टाइम में। ठीक है, बाइनरी फिजन्स और मल्टीपल फिजन्स का डिफरेंस ये है कि मल्टीपल फिजन्स एक ही समय में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, बहुत सारा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और बाइनरी फिजन्स सिर्फ और सिर्फ टू इक्वल ही ऑर्गेनिज्म बना पाता था। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है, मल्टीपल फिजन्स और ये बाइनरी फिजन्स। देखिए एक एग्जांपल्स मल्टीपल फिजन्स का बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये प्लाज्मोडियम इज एन एग्जांपल्स ऑफ एन मल्टीपल फिजन्स। प्लाज्मोडियम तुम्हारा एक एग्जांपल्स है किसका, मल्टीपल फिजन्स का। प्लाज्मोडियम ये एक प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है, उसका एक स्ट्रक्चर है ये। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ये प्लाज्मोडियम इसका एक वॉल होता है जिसको सिस्ट भी कहते हैं या प्रोटेक्टिव वॉल भी कहते हैं। ये वाला जितना भी चीज होता है इसको, ये वाला जितना भी चीज होता है इसको इनर वाला, अंदर वाला जो चीज है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो है तुम्हारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये तुम्हारा सेल है। अब हाँ, अब क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम है। अब ये क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इनसे क्या बनता है, ये पहला है, और ये जो सेल है ना साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म बहुत सारा मल्टीपल फिजन तरीका से बहुत सारा डॉटर सेल्स बनाता है। ये एक डॉटर सेल, खूब सारा डॉटर सेल बना रहा है एक ही समय में, और आगे चल करके ये जो सिस्ट था, ये वाला लेयर जो चीज जो प्रोटेक्टिव वॉल है, ये प्रोटेक्टिव वॉल जो है वो ब्रेक हो जाता है, और एक साथ ही खूब सारा डॉटर सेल रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है ये किसका है, प्लाज्मोडियम्स का एग्जांपल्स है, जो कि बाइनरी फिजन्स में आता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा क्लास ये पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ठीक है, नहीं तो फिर शायद क्लास बीच में ही छोड़ना पड़ जाए, मे भी जो भी हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, और आगे हम लोग नोट्स को प्रोवाइड भी कंटिन्यू कराएंगे, और एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरा टारगेट है बोर्ड के एग्जाम्स में 90% से एबव लाना हर हालत में। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, और मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे, और आगे ये टॉपिक को कंटिन्यू जारी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।